हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा चौहान आप सभी का लैब में करती हूँ स्वागत। आज के इस सेशन में हम जो सीटेट के प्रैक्टिस सेट है, तो आज हम पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे कि किस प्रकार का हमारा जो पेपर आता है, इससे हमेशा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो सबसे प्रथम हमारा जो प्रश्न है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है। तो सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर या जो आपका उपजाऊ बन जाती है। तीसरा पॉइंट है कि बंजर हो जाती है या किसी विशेष फसल के लिए ही उपयोगी बन जाती है। तो यह सभी को पता है कि जब हम एक ही फसल को बार बार उगाते हैं, तो इससे जो हमारी मृदा है, हमारी भूमि है, वो बहुत ही बंजर हो जाती है। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है वह यह है कि जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मखानों की विशेषताएं चुनिए। तो इसमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं जिन्हें हमें चुनना है। तो नंबर 1 है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। तीसरा पॉइंट है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं या फिर लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जो लेह और लद्दाख के मकानों में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही पॉइंट है कि जो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। अगला है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो हमें क्रम देखना है कि दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपका सी ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। और हमारा जो प्रश्न है तो वह इस प्रकार है कि तरुण भारत संघ नामक एक समूह है, तो वह किससे संबंधित है। तरुण नामक जो भारत संघ समूह है वह आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को निःशुल्क एवं वांछित कक्षाएं या कोचिंग चलाई जाएं। या अगला इसका पॉइंट है कि पुरानी जो झीलें हैं वो दोबारा या पुनर्निर्मित की जा सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है सीमा, इसका पॉइंट है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में। या इसका जो डी ऑप्शन है वह है कि स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन करवाने में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है कि जो पुरानी झीलें हैं उन्हें दोबारा से उसकी मरम्मत करी जाए या उन्हें दोबारा से बनाया जाए। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है कि खाली स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले जो वातावरणीय कारक हैं वह निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो ऐसा कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है। पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, संस्कृति या शिक्षा की गुणवत्ता। तो हम आप सभी जानते हैं कि शारीरिक जो गठन होता है उसके अलावा बच्चों के विकास को आकार देने के जो वातावरणीय कारक हैं वह सभी शामिल है। इसमें शारीरिक गठन का विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए यह नहीं है। इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इससे वास्तव में निहित उद्देश्य है खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। तो इसे बढ़ावा क्या मिलता है, पुनर्लवन का यानी प्रोत्साहन का। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा का संबंध एवं स्थानांतरण होता है या व्यक्तिगत विभिन्नताओं में या फिर शिक्षार्थी स्वायत्तता में। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई शिक्षक, कोई भी पढ़ाने वाला अपने पिछले ज्ञान से ज्ञान को जोड़कर पढ़ाता है तो उसका शिक्षा का जो ज्ञान का होता है वह संबंध होता है और उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो जाता है। इसी क्रम में जो आज का छठवां प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित रूप देना, या शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, या फिर विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। तो जो हमारा प्रश्न है वह यह है कि जो रोहन है, लड़के का नाम है, वो विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उसका उद्देश्य एक साथ यह है कि जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए सृजनात्मक क्रिएटिविटी माध्यम उपलब्ध कराना। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है
कि कांसा यानी ब्रॉन्ज के विषय में किसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। तो सही कथन इसके लिए चुनना है। कांसा, तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्र धातु, कांसा एवं एक तत्व है, या फिर कांसा, तांबा, कॉपर तथा जस्ता, जिंक और मिश्र धातु, या फिर जस्ता जिसे आप कॉपर भी कहते हैं, और टिन। तो जो कांसा और कॉपर टिन है वह मिश्र धातु इसमें शामिल करी गई थी। इसी क्रम में जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, तो वह प्रश्न है कि नीचे एक सारणी है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, नीचे एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग में के रेलवे जो टाइम टेबल में कुछ अंश दिए गए हैं, जैसे कि जो स्टेशन का नाम दिया गया है, पहुंचने का समय दिया गया है और प्रस्थान का भी समय दिया गया है। आपको दूरी मिल जाएगी किलोमीटर में और दिन भी दिए गए हैं। तो जो ट्रेन है आपकी वह है सूरत। एक सूरत स्थान है, उस स्टेशन से ट्रेन पहुंचने का समय 16 यानी 4:15 और 4:20 पर पहुंचती है, और जो दूरी है वो इन दोनों के बीच की दूरी है आपकी 530 किलोमीटर। इसी क्रम में एक और शहर का नाम है वलसाड़। इसकी जो 17:23 पर है, फिर 17:25 पर पहुंचती है। इसकी जो दूरी है वह है 598 किलोमीटर। अगला दिन है इसी प्रकार एक भिवंडी रोड है, उसकी जो 21:कुछ पर, क्लियर नहीं लिखे, 21:10 पर 21:20 पर पहुंचती है। किलोमीटर की जो दूरी दी गई है वह 772 किलोमीटर दी गई है। मंडगांव एक शहर है, उसके में जो स्टेशन पहुंचने का समय है वह 7:35 है। स्टेशन से प्रस्थान का 7:45 है। दूरी जो दी गई है वो 1509 किलोमीटर दी गई है। तो इनमें हमें क्या ज्ञात करना है कि उपर्युक्त सूचना के आधार पर जो सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा उस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो उन दूरी को समय करने में हमारा लगा जो टाइम है, क्या आपका है मंडगांव, और इसको तो जो समय हमारा लगा है वह टोटल समय को अगर बुलाया जाए तो आपका 15 घंटे 15 मिनट लगे हैं, और जो इसका किलोमीटर है दूरी दी गई है वो 989 किलोमीटर दी गई है। इसी क्रम में जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए जो श्यामा का निष्पादन, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए जो श्यामा का जो निष्पादन है वो कक्षा में सर्वश्रेष्ठ रहा है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह खाली स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो मॉडलिंग के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, अभिसारी चिंतन के द्वारा या अपसारी चिंतन के द्वारा। तो अपसारी चिंतन के द्वारा वह बहुत कुछ सीखती है। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है कि अल बिरूनी किस देश में आया, किस देश से आया था। तो हम सभी जानते हैं तो कि जो अल बिरूनी है वह हमारा उज्बेकिस्तान से आया था। अगला जो प्रश्न है कि नेफोंटिस एक ऐसा पौधा है जिसे हम घटपर्णी कीटपक्षी भी कहते हैं, जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों जैसे जीवों को अपने अंदर फांसकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या मेघालय में। तो हमारे देश में जो यह पौधा पाया जाता है मेघालय में। मुख्य रूप से यह पौधा वहाँ पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन गैस की कमी होती है। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 12वां कि उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो अन्यों से भिन्न कोयला, पेट्रोल, ग्रीस और पैराफिन। तो इसमें जो कोयला है वह अन्य तीनों से ही भिन्न है। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय है वह कब माना जाता है? तो जो सबसे अच्छा समय है वह सर्दियों के दिनों में अक्टूबर से दिसंबर मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि सरिता की एक शिक्षिका है, सरिता नाम की जो लड़की है उसकी शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे कि समूह चर्चा यानी ग्रुप समूह चर्चा, सामूहिक परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना,
या मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना या फिर प्रतियोगिता आधारित सीखना। तो सामाजिक गतिविधि के द्वारा वह सिखाना चाहती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो आज का जो दूसरा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में, जो एक पब्लिक स्कूल है उसकी हर एक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। वे बच्चे अन्य बच्चियों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो प्रतिपूरक अधिगम का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, समावेशी शिक्षा का या समवयस्क शिक्षा का। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या समावेशी शिक्षा है उसका नियम यही है कि उसमें जैसे भी विद्यार्थी हों उन्हें पढ़ाया जाए। इसी क्रम में जो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जो पश्मीना शॉल लगभग जो भेड़ों से प्राप्त आपकी शॉलें वो ऊन होता है, उससे कुछ शॉलें बनाई जाती हैं सर्दियों में जो यूज करी जाती हैं, तो उसी में एक होती है पश्मीना शॉल। उसका जो लगभग साधारण जो स्वेटर हैं, शॉलें हैं, उनके बराबर कितने, उनके तो साधारण स्वेटरों के बराबर होती है। अपन को बताना है कितने साधारण स्वेटरों के बराबर होती है। और एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने में या बुनने में कितने घंटे का टाइम लगता है? तो जो एक पश्मीना शॉल होती है वह लगभग अपने साधारण स्वेटरों से 10 गुनी तो गर्म होती है और इसे बनाने में जो समय लगता है वह हमारा 250 घंटों का समय लगता है। तो आपका सी इज द राइट आंसर। इसी क्रम में जो 77वां प्रश्न, वो अगला जो प्रश्न है इसके कि एक घर्षण है। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका यानी टीचर ने एक संकल्पना अवधारणा की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए, कुछ एग्जाम्पल दिए। इनमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में जो उदाहरण दिए हैं वो नीचे दिए गए हैं। बताइए कि कौन ऐसा जो है हमारे जीवन लाइफ से रिलेटेड है। तो हम पेन की नोक को कागज के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच जो घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई जब गेंद है तो वो घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है। या फिर जो अगला हमारा वो है उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि जो घर्षण है उसके कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो इसका जो हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही है? तो चौथा है कि घर्षण के कारण ही जब किसी वाहन में ब्रेक लगाया जाता है तो वह रुक जाता है। चौथा इजदा, तो आपका चौथा। और अगला जो है कि पहला, एक पेन के जो नोक है वह एक कागज पर तभी चल सकती है जब उनके संपर्क है, उनके बीच जो रिलेशन है उनमें क्या पाया जाए? घर्षण। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हम फर्श पर अपने जो चल सकते हैं तो वो घर्षण के कारण ही चल सकते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। जबकि जो आपका तीसरा वाला पॉइंट है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण नीचे आती है, तो ऐसा नहीं है। जो हम ऊपर वस्तु फेंकते हैं और वापस नीचे ला पाते हैं तो वह न्यूटन साहब थे, उन्होंने एक नियम दिया था, वो गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण ऐसा होता है। तो आपका जो राइट आंसर है, राइट इज द आंसर आपका ए है। इसी क्रम में अगला प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन, आपकी जो एनवायरनमेंट स्टडीज है उसकी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर इकाइयों के अंत में, पाठ के अंत में या प्रकरणों के अंत में निर्मित, जो प्रकरणों के अंतः निर्मित उपलब्ध हमें कराना चाहिए। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं उनका सम्मान करना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो विशेषतः प्रयोगों पर
ध्यान देना चाहिए, यही पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो इज द बी इज द राइट ऑप्शन। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है वह खाली स्थान का प्रयोग करना है। तो पोर्टफोलियो का जो प्रयोग करके हम बच्चे का सर्वश्रेष्ठ आकलन कर सकते हैं। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है वह है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये क्या है? तो यह अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग होता है। जितनी भी इंद्रियों का हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम सीख पाते हैं या लर्निंग कर पाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न की पर्यावरण अध्ययन जो हमारा एनवायरनमेंट स्टडीज की क्लास है उसमें संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं यानी पोएम, कहानी यानी स्टोरियों का प्रयोग करना खाली स्थान की सहायता कर सकता है। तो वह हमारा जो स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पे संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता है वह उसे बढ़ा देता है। इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या है? तो जो उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा है उसे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न यह है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि एक लीना, दो लड़कियां हैं, एक सीमा एक लीना। तो सीमा जो है वह किसी पाठ को पढ़कर तुरंत रटकर सीख लेती है, जबकि लीना एक ब्रेन स्ट्रोमिंग मस्तिष्क अवडोलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझ पाती है। यह खाली स्थान के विकासात्मक सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करता है कि दो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से सीख पा रहे हैं। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है कि खाली स्थान के अलावा निम्न पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तो इसमें क्या नहीं है? इसकी जो विधि है वह व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने की विधि। पर्यावरण अध्ययन क्या किसी भी विषय की विधि नहीं हो सकती। इसके बाद निर्देशन, खोज, सहयोगात्मक समस्या समाधान है सभी को पढ़ाती है। तो अब उनको नेगेटिव पार्ट ढूंढना है, तो व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना यह कोई विधि अच्छी है नहीं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जो डिस्लेक्सिया मुख्यतः खाली स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया हमेशा पढ़ने की संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन का हमें चुनाव करना है। कुछ कथन दिए गए उनके बारे में हमें देखना है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, या फिर नांग जो कोबरा है सबसे जहरीला सांप है, सांपों का एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। सांप किसी व्यक्ति को काटते हैं, जहर खोखले दांतों से उनके शरीर में प्रवेश करता है। सांप के काटे की दवाई सांप जहर से ही निकलती है। तो इसका जो आंसर है जो पहला है, दूसरा है, चौथा है। इसका 4 नहीं, यहाँ पर 2 दांत होते हैं। तो आपका ऑप्शन राइट इज द बी आंसर। इसी क्रम में जो हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो हमें पेट्रोल के जो सही अभिलक्षण चुनना है। बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल पदार्थ, या बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, या बदबूदार पतला पीला द्रव, या अच्छी गंध का पतला रेंगना तेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर से फैलता है। तो मच्छर से कौन कौन सा रोग फैलता है हमें वह चुनना है। मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, या फिर मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो ये दीज जो समूह के नाम है वह हमारा मच्छर के काटने से ही फैलता है। अगला जो प्रश्न है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं। तो पिसे हुए चावल को जो रंगीन घोल में मिलाया जाता है, या फिर विशेष प्रकार की बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, या फिर सोने और चांदी की घोलकर बनाए जाने वाले पेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह पिसे हुए चावलों को रंगीन घोलकर बनाया जाता है। इसी क्रम में जो हमारे हैं तो यह पर्यावरण अध्ययन की जो प्रैक्टिस सेट है वह समाप्त हुई। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया है तो आप देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। बाकी
यह आप सेट पढ़िए तो आपका सीटेट अवश्य क्लियर होगा। धन्यवाद।